हेलो ब्रोन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आप सभी का हमारे चैनल एम विद पंकज पे स्वागत है। हमने जो स्टैटिक जीके धुरंधर सीरीज प्रैक्टिस सीरीज चालू किया था यूट्यूब पे, वो खास तौर पे एसएससी जीडी 2026 को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक। मैंने क्या किया है, इस पूरे प्रैक्टिस सेट को इस तरह से डिजाइन किया है मेरे प्यारे भाई कि हर एक टॉपिक से आपको एक एक दो दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके सीधे एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। ठीक है। और इसका जो फैक्ट बताएंगे ना मेरे प्यारे भाई, वो बिल्कुल लेटेस्ट बताएंगे। 2024-25 की घटनाएं आपको बताएंगे। उसमें से जो फैक्ट बताएंगे ना, वो सीधे आपके एग्जाम में पूछेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, देखेंगे आप खुद ही कि इतना अच्छा प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया है। तो चलिएगा वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है, 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कंवल परिवार के प्रशिष्ट और अनुभवी वंशज निम्नलिखित में से कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पद्मा सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी अम्मानूर माधव चकयार, ऑप्शन सी चतुन्नी पनिकर और ऑप्शन डी मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। बताएंगे मेरे प्यारे भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, देखते हैं मेरा प्यारा भाई कौन बताता है। तो आप कहेंगे कि भैया जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चतुन्नी पलिकर। बताएंगे ये कथकली के कलाकार हैं, तो ये क्यों प्रसिद्ध हुए थे। तो क्यों प्रसिद्ध हुए थे मेरे प्यारे भाई, तो हमेशा याद रखिएगा कि इनको जो है 2006 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। क्या किया गया था मेरे प्यारे भाई, पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इतना बात याद रखना है। अब चलिए कथकली के कुछ कलाकार जान लेते हैं। और इस कक्षा में जो कथकली के कलाकार बताएंगे ना, ये आने वाले रिसेंटली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपके सामने पहला नाम मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एक नाम है आपका सदनाम, सदनाम पी बालकृष्णन। बताएंगे, हमारे साथ साथ बोलते जाइएगा। जहां आप बैठे हैं ना, वहां सिर्फ बोलते जाइएगा मन में। ठीक है, सदनाम पी बालकृष्णन। बताएंगे ये क्यों फेमस हुए, कथकली के कलाकार हैं, क्यों फेमस हुए। तो इनको मेरे प्यारे प्यारे भाई, इनको पद्म विभूषण मिला है 2024 में। देखिएगा, ये एग्जाम में आने वाला सीधा सवाल है, छपने वाला सवाल है, कहीं ना कहीं किसी शिफ्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा नाम का आपका इंपॉर्टेंट है, मार्गी विजय कुमारन। ठीक है, ये भी कथकली के कलाकार हैं मेरे प्यारे भाई। ये क्यों प्रसिद्ध हुए, क्योंकि इनको संगीत नाटक अकादमी मिला है 2023 में। ठीक, देखिएगा, संगीत नाटक अकादमी। पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि समय लगेगा मेरे प्यारे भाई, समझ जाइएगा। आप बोल दे रहे हैं, ठीक है ना, मुंह से बोल दे रहे हैं, उसको ध्यान सुनिएगा। तीसरा नाम इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नाम है आपका बिपिन है ना, बिपिन यस। क्या नाम है मेरे प्यारे भाई, बिपिन यस। ठीक है, इनको क्या मिला है मेरे प्यारे भाई, तो इनको मिला है ना, बिस्मिल्लाह खा युवा अवार्ड मिला है 2023 में। ठीक है, बिस्मिल्लाह खा युवा अवार्ड 2023 में मिला है। ये 3 नाम आपको फिंगरप्रिंट पे रखना है। ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। आर्थिक और सामाजिक परिषद, ऑप्शन बी सचिवालय, ऑप्शन सी है ना न्यायसीता परिषद, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। मैंने आपको ध्यान होगा तो पहले प्रैक्टिस सेट में बताया था जी हाँ भैया, आपने बताया था। तो क्या बताया था, आर्थिक जो सामाजिक परिषद है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। सचिवालय का भी मुख्यालय कहाँ है, आपका न्यूयॉर्क में है। और न्यायसीता परिषद का भी आपका न्यूयॉर्क है। लेकिन किसका अलग था, आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अलग था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है मेरे प्यारे भाई, तो ये आपका है द हेग में। कहाँ है, द हेग में है। ठीक है, और द हेग कहाँ पड़ता है, आपका नीदरलैंड में पड़ता है। नीदरलैंड में पड़ता है, ये भूलना नहीं है। ठीक है ना, आपका कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में।
अब चलिएगा बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ठीक है ना, नंबर्स ऑफ जज कितने होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नंबर्स ऑफ जज बताएंगे मेरे प्यारे भाई। देखें कौन बता रहा है, जहां बैठे हैं वहां अगर आपको आता हो ना तो आप सिर्फ बोल दीजिए, ठीक है ना, या कमेंट में कर दीजिए नंबर्स ऑफ जज कितने होते हैं, 15। नहीं आता हो तो इसको फिंगर टिप पे रख लेना है, ठीक है। अब बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकाल कितना होता है। आपका कार्यकाल कोई पूछ दे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का तो कितना होता है आपका, तो याद रखना है आपका 9 ईयर होता है। कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 9 ईयर होता है। इतना बात आपको भूलना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राजीव गांधी, दूसरा का ऑप्शन है मतलब बी ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, सी है आपका मोरारजी देसाई और डी है आई के गुजराल। बताएंगे मेरे प्यारे भाई, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? जैसा कि आप जानते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत रत्न भारत का सबसे, ठीक है ना, सबसे उच्चतम जो पुरस्कार होता है, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, उसमें से एक है। और ये पूछ रहा है आपसे कि भाई वो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरने के बाद ये भारत रत्न मिला था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी। कब मिला था बताएंगे, कब मिला था? तो आपका 1991 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1991 में राजीव गांधी को मिला था, ठीक है। अब चलिए पीवी नरसिम्हा राव को कब मिला है मेरे प्यारे भाई? तो इनको 2024 में हाल ही में मिला है, ठीक है ना। 2024 में आने वाले एग्जाम में इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में मिला है। मोरारजी देसाई को कब मिला था मेरे प्यारे भाई? तो इनको भी जो है 1900, ठीक है ना, 91 में मिला था। और याद रखिएगा इनके बारे में एक बात हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मोरारजी देसाई को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार मिला ही मिला है, लेकिन साथ में पाकिस्तान का भी सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, और जिसका नाम है मेरे प्यारे भाई क्या है? निशाने पाक, ठीक है ना। जिस तरह से भारत का आपका भारत रत्न है, उसी तरह से पाकिस्तान का सर्वोच्च क्या है पुरस्कार? निशान ए पाक, ठीक है ना। इतना बात याद रखिएगा, इनको पाकिस्तान का भी, ठीक है ना, मिला है, ठीक। अच्छा अब देखिएगा अगला आई के गुजराल। तो इनको भी जो है मेरे प्यारे भाई 1900 आपका 91 में मिला था, ठीक है ना। आपको 1991 में मिला था। इतना बात भूलना नहीं है, ठीक है ना, भूलेंगे नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ बात पूछ लूं, कुछ फैक्ट आपसे पूछ लूं, मुझबाने लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। चलिए पूछते हैं, जहां बैठे हैं वहीं से आंसर दीजिएगा। बताएंगे भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? बताएंगे जहां बैठे हैं वहीं पे अपना थोड़ा सा समय दे के बताइएगा, थोड़ा सा रिकॉल हो जाए पिछला चीजें। बताएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1954 में, ठीक है ना। अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ दे मेरे प्यारे भाई कि कुछ कुल ऐसे कितने लोग हैं जिनको मरने के बाद मिला है, ठीक है। तो कुल ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? 20 है। भूलना नहीं है, जो बोल दे रहा हूं ना उसको कहीं लिख लीजिएगा या सुन के याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, कुल ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जिनको मिल चुका है अभी तक ये भारत रत्न? तो कुल ऐसे प्रधानमंत्री की संख्या कितनी है? 9 है। भूलना नहीं है। चलिए पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिनको मरने के बाद मिला था। वो पहला व्यक्ति कौन है, ठीक है ना, जिनको मरने के बाद मिला था, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा 1966 में, ठीक है। और पहली महिला का नाम बताएंगे जिनको पहली महिला, पहले पुरुष हो गए लाल बहादुर शास्त्री, और पहली महिला का नाम बताएंगे, ठीक है। तो कहेंगे अरुणा आसफ अली। इनको कब मिला था? 1997 में मिला था। देखिएगा लिखेंगे तो ज्यादा टाइम जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने बोल के आपको लिखवा दिया है। मतलब आप लिख लेंगे कहीं भी, ठीक ना। अब देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट बन सकता है यहीं पे, क्या बन सकता है बताएंगे? 2024 में कितने लोगों को मिला है भारत रत्न? 2024 में, ठीक है। तो कुल 5 लोगों को मिला है, ठीक है, जिसमें से 4 लोग को मिला है मरने के बाद और 1 लोगों को जीवित रहने पे मिला है, ठीक है। तो 4 लोगों को मरने के बाद मिला है, ठीक है, और 1 लोगों को जीवित रहने के बाद मिला है, ठीक है। अब चलिएगा, अब बताइएगा वो 4 लोग कौन कौन है? तो पहला है आपका पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है ना, और दूसरा का आपका बताएंगे, दूसरा का आपका हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, और तीसरा का नाम बताएंगे मेरे प्यारे भाई तो MS स्वामीनाथन। ध्यान रखिएगा, मैं जो भी कह रहा हूं ना उसको ध्यान समझिएगा। स्वामीनाथन,
नाथन, और चौथा नाम बताएंगे कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। ठीक, और जीवित व्यक्ति एक है, इनका नाम बताएंगे तो लाल कृष्ण अडवाणी, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके 2026 एग्जाम के लिए, लाल कृष्ण अडवाणी। ठीक है, ये है बेसिकली। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, NW10, ठीक है, NW15, NW2 और NW83। बताएंगे चारों ऑप्शन में आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए। ठीक है, तो बताएंगे मेरे प्यारे भाई, तो हमारे अनुसार से ऑप्शन नंबर सी सही है, और ये भी आपको भी याद रखना है कि क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। ठीक है, बताएंगे ये NW2 है किस नदी पे है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र पे है। किस नदी पे है मेरे प्यारे भाई? ब्रह्मपुत्र पे है, ब्रह्मपुत्र पे। ठीक है ना, इसको याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, इसकी लंबाई बताएंगे 891 किलोमीटर, 891 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर है, भूलना नहीं है। ठीक है, भूलेंगे नहीं ना, चलिएगा, भूलेंगे नहीं तो अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? फिर से क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 52.4%, ऑप्शन बी 59.3%, ऑप्शन सी 65.2%, ऑप्शन डी 68.8%। बताएंगे आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? आपका राइट आंसर हो जाएगा 68.8%। ठीक है, यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये तो ग्रामीण था, ठीक है, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 100 में से इसको घटा लेंगे। ठीक है ना, तो 100 में से जब घटाएंगे तो आपका शहरी निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम घटा देते हैं। कितना आएगा? 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? तो यहाँ पे आपका देखिएगा, मैंने क्या किया है, हाँ ठीक है, 2 है, यहाँ 9 से 1 आ गया, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो 31.2%, 31.2%। बताएंगे शहरी जनसंख्या का कितना परसेंट है? 81.2%। अब मेरे प्यारे भाई, यहीं पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताएंगे 2011 के जनगणना अनुसार ग्रामीण और शहरी के बीच का अंतर कितना है? ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। और वो क्वेश्चन क्या बन सकता है मेरे प्यारे भाई? तो दोनों का बीच का अंतर मतलब घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताएंगे? तो दोनों में से घटाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 37.68%। कितना हो जाएगा? 37.68%। ये ऑप्शन में आपके होगा ना, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन। 1976 में भारत का पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट कहां आयोजित किया गया था? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। बताएंगे मेरे प्यारे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आप बताएंगे भैया जी बेंगलोर में आयोजित किया गया था। और बेंगलोर में आयोजित किया गया था मेरे प्यारे भाई, तो बताएंगे कि उस समय भारत किसके साथ खेल रही थी? ठीक है ना, तो 1976 में वेस्ट इंडीज के साथ खेल रही थी। ठीक है ना, 1976 में मैच हुआ था, किसके साथ हुआ था? 1976 में वेस्ट इंडीज के साथ हुआ था, वेस्ट इंडीज के साथ हुआ था। ठीक है ना, 1976 में वेस्ट इंडीज के साथ हुआ था, भूलना नहीं है। अब यहीं पर कुछ फैक्ट पूछ लेते हैं, बताएंगे? चलिए पूछ लेते हैं, बताइएगा पहला महिला ओडीआई कब हुआ था? चलिए बताइए, पहला महिला ओडीआई कब हुआ था? चलिए बताएंगे, पहला महिला, ठीक है, T20 कब हुआ था?
और पहला, ठीक है, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? चलिए 3 आंसर दीजिएगा, तीनों का आंसर दीजिएगा। तो कहेंगे भैया जी पहला ओडीआई आपका 1978 में हुआ था और वर्सेस इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड। और पहला महिला T20 कब हुआ था? तो ये आपका 2006 में हुआ था और ये भी आपका वर्सेस इंग्लैंड के थ्रू हुआ था, ठीक है ना, ठीक है। कब हुआ था? 2006 में हुआ था, ठीक है ना, 2006 में। और ये भी किसके साथ हुआ था? आपका इंग्लैंड के साथ हुआ था। और पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था मेरे प्यारे भाई? तो ये आपका 1973 में हुआ था, भूलना नहीं है, ठीक है, 1973 में हुआ था, भूलना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक हैं? बताएंगे, बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अनीता नायर हैं, अनुजा चौहान है, शोभा डे है, मेघना पंत है। बताएंगे। तो आप कहेंगे भैया जी सल्ट्री डेज के पुस्तक के लेखक शोभा डे है, शोभा डे, ठीक है। अब यहीं पे मेरे प्यारे भाई मेघना पंत के एक किताब का नाम बताएंगे, ठीक है। तो बताएंगे, तो मेघना पंत के किताब का नाम है बॉयज डोंट क्राई, बॉयज डोंट क्राई, ठीक है। चलिएगा अनुजा चौहान का एक किताब का नाम बताएंगे जो आपको याद हो, ठीक है। तो द जोया फैक्टर, द जोया फैक्टर। और अनीता नायर का एक किताब का नाम बताएंगे, तो ये हो जाएगा द बेटर मैन। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? द बेटर मैन, ठीक है। इतना बात आपको भूलना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया था? भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, ऑप्शन डी माउंट बेटन योजना के अंतर्गत, ठीक है। ये आपके सामने 4 हैं ऑप्शन। बताएंगे मेरे प्यारे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, ठीक है। अब यहीं पे आपको कुछ फैक्ट याद कर लेना है कि ये कैबिनेट मिशन योजना जो है भारत में कब आया? तो ये आपका आया 24 मार्च 1946 को, ठीक है। और ये जो है रिपोर्ट इसकी कब आई? रिपोर्ट, तो इसको भी याद रखना है, 16 मई 1946 को, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक। अब चलिए कुछ और फैक्ट बता दें, बोल के पूछ रहे हैं आपसे, बताएंगे। संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। जहां बैठे हैं ना सिर्फ प्रैक्टिस करिए, बोलते जा रहे हैं, अगर आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो उसको कहीं नोट कर दीजिए, ठीक है। जब पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। अब अगला बैठक आपका 11 दिसंबर 1946 को हुआ, तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बताएंगे। तो आपका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, और अस्थायी अध्यक्ष पूछे ना तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लिखूंगा तो समय लगेगा, बोल दूंगा तो कहीं लिख लेंगे, बात वही है। नहीं तो कहने लगते हैं कि वीडियो लंबा हो रहा है सर, वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा लंबा कम बनाइए, तो इसलिए थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, नहीं तो लिख देते, कोई दिक्कत नहीं होती। चलिएगा 9वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, डॉक्टर पीवी राव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी सरदार पटेल। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताएंगे। चलिए केबी से खेल लिया जाए, बताएंगे। जो जीतेगा उसको 1000 रुपया का इनाम दिया जाएगा। बताएंगे, 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो आप कहेंगे कि भैया जी सरदार पटेल है, ठीक है ना,
सरदार पटेल हैं। अब चलिएगा इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये सरदार पटेल ना, ठीक है ना, सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष हैं। सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष हैं। सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, भूलना नहीं है। समझ में आ रहा है आपको, इनको भूलना नहीं है। चलिएगा कुछ और फैक्ट पूछें, चलिएगा बताइएगा। संविधान सभा के सलाहकार जो है, संविधान सभा के सलाहकार बताइएगा कौन है। संविधान सभा के सलाहकार तो बी एन राव है, ठीक है ना, बी एन राव है, भूलना नहीं है। यहीं पर आपसे पूछ दिया जाए कि मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो जेपी कृपलानी है। और आपसे फिर से पूछ ले कि अल्पसंख्यक उस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आपको एचसी मुखर्जी का नाम नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 15, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 10। ठीक है, तो बताएंगे भैया जी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15। कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए 15। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 11वां क्वेश्चन है, पढ़िएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, माने इनको क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, प्रारूप समिति की नियुक्ति। दूसरा का भारतीय संविधान पारित हुआ। भारतीय संविधान लागू होने की तिथि। और चौथा है भारतीय संविधान की पहली बैठक। माने ये आपसे पूछ रहा है ना कि इसका डेट वाइज आप क्या करिए, अरेंज करिए, ठीक है ना, सिस्टमेटिक रूप से आप करिएगा। ध्यान समझिएगा जो कहने जा रहे हैं। देखिएगा जो प्रारूप समिति की नियुक्ति है ना, ठीक है, ये कब हुआ था? आपका 29 अगस्त, ठीक है, 1947 को हुआ था। ठीक है, नहीं बोलना है। भारतीय संविधान पारित कब हुआ था? तो बताएंगे ये आपका 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था? 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा भारतीय संविधान लागू होने की तिथि बताएंगे, तो ये आपका हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और चौथा है आपका संविधान सभा में पहली बैठक कब हुआ था? तो बताएंगे ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब डेट वाइज में कंपैरिजन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले 46 आपका आएगा, तो चौथा ऑप्शन देखिएगा ये आपका कट गया, तीसरा पहला है, चौथा है, मतलब यहाँ चौथा है। उसके बाद 46 के बाद से क्या आएगा? 47 माने पहला। चलिए पहला आ गया, चौथा पहला। उसके बाद से आपका 49 आएगा माने दूसरा। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिएगा 12वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? पहला ऑप्शन है डचों ने। दूसरा का है आपका ऑप्शन बी अंग्रेजों ने। ऑप्शन सी फ्रांसीसियों ने। ऑप्शन डी पुर्तगालियों ने। बताएंगे आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो कहेंगे भैया जी आपका अंग्रेजों ने। ठीक है ना, अंग्रेजों ने आपका स्थापित किया था, ये भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? निम्नलिखित में से जिस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान की थी वह था? बताएंगे आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताएंगे कौन था? बताएंगे मेरे प्यारे भाई, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। आपका आंसर सी, शाह आलम द्वितीय था। ठीक है ना, शाह आलम द्वितीय था, ये भूलना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? बताएंगे ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी फैजाबाद और ऑप्शन जी फर्रुखाबाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? बताएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फैजाबाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
फैजाबाद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताएंगे। ये संधि पूछ रहा है आपसे कि मतलब ये युद्ध है, ये संधि बताएंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध का संधि है ना, एक्सला सैपेल संधि से है? जी हाँ भैया है। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडुचेरी संधि से इसका मतलब सुमेलित है? जी हाँ भैया ये सुमेलित है। अब चलिएगा, प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध ये मद्रास की संधि से सुमेलित है? जी हाँ भैया सुमेलित है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध ये आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि से सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया है, ये नहीं है। ठीक है ना, तो जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिएगा, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब समझते हैं? अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम, माने सबसे बड़का फिर उससे छोटका फिर उससे छोटका फिर उससे छोटका। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ अवरोही क्रम का मतलब। तो चलिए बताइएगा, सबसे बड़ा बताएंगे तो देखिएगा नंबर पे आता है सबसे बड़ा आपका राजस्थान। ठीक है, तो ये 1 नंबर पे हो जाएगा आपका। उसके बाद से आपका 2 नंबर पे क्या हो जाएगा? उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, अब 3 नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आपका आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और वही में क्रम में कह रहा है मैंने पहले क्या घटते क्रम, बढ़ते क्रम में नहीं घटते क्रम में। तो बताएंगे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका देखिएगा आपका हो जाएगा 3 3। ठीक है, 2 1 4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, दादर एवं नागर हवेली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी दमन और द्वीप। बताएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अठारहवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए मेघालय की नहीं मिलती है, ऑप्शन बी त्रिपुरा की नहीं मिलती है, ऑप्शन सी मणिपुर की नहीं मिलती है, ऑप्शन डी मिजोरम की नहीं मिलती है। बताएंगे मेरे प्यारे भाई, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। मणिपुर का आपका बांग्लादेश से सीमा नहीं मिलती है। ठीक है, और बांग्लादेश की सीमा कितनी लगती है इसको भी अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखिएगा। ठीक है, कितनी लगती है बांग्लादेश की सीमा? तो आपका हो जाएगा 4097.7 किलोमीटर। ठीक है ना, इतना सीमा लगता है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। ठीक है, और सबसे ज्यादा सीमा किससे लगता है? आपका वेस्ट बंगाल से लगता है, बांग्लादेश का वेस्ट बंगाल से, भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 19वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए हरियाणा का भाग, ऑप्शन बी पंजाब का भाग, ऑप्शन सी राजस्थान का भाग, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का भाग। बताएंगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत है ना वाणिज्य बैंक कौन सा है? वाणिज्य बैंक बताएंगे। आपका ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी बैंक ऑफ इंडिया। बताएंगे, आपके सामने आंसर है, तो आप कहेंगे कि भैया जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए कुछ पूछ लें। चलिए, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे, कुछ पूछ लें आपसे, बताएंगे बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1806 में हुई थी।
बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? तो 1840 में हुई थी। और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? तो 1843 में हुई थी। इसको भूलना नहीं है, ठीक है ना प्यारे भाई, भूलना नहीं है। भूलेंगे नहीं, भूलना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए नोट, है ना, नोट को निगमन करना। ऑप्शन बी बैंकों का बैंक। ऑप्शन सी सरकारी बैंक। ऑप्शन डी पब्लिक से जमा स्वीकार करना। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर डी, पब्लिक से जमा स्वीकार करना। ठीक है, अब चलिएगा कुछ बात यहीं पे हम लोग आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, बोलेंगे, ठीक है ना, ओरली बोलेंगे, आपको ध्यान रखना है, कहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि लिख रहे हैं वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखिएगा, आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जिसको बोलते हैं, इसका एक्ट कब आया था? ठीक है ना, तो 1934 को आया था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे भाई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, इसको जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण। ठीक है, चलिएगा, इससे पूछे कि इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो आपको याद रखना है ऑसबोर्न स्मिथ थे। ठीक है, और इसके पहले भारतीय गवर्नर पूछे तो आपको याद रखना है सीडी देशमुख। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो ये मुंबई याद रखना है, मुंबई में बताना है। ठीक है ना, 1937 में कोलकाता था, वहां से फिर मुंबई में चला गया। ठीक है, मुंबई चला गया। ठीक है, इतना बात आप भूलेंगे नहीं, भूलना है। ठीक है, मैंने बोल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बोला है आपको, ये ध्यान रखना है। ठीक, चलो 22 नंबर क्वेश्चन को देखो। भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में सिर्फ संस्था कौन सी है? भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कारपोरेशन बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड बैंक। बताएंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो आप कहेंगे कि भैया जी इसका आंसर हो जाएगा आपका नाबार्ड बैंक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं नाबार्ड बैंक के बारे में। देखिएगा, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ठीक है, किस एक्ट के तहत हुआ था? 1981 के एक्ट के तहत हुआ था। ठीक है, और किस समिति पे इसको लाया गया था? तो शिवरामन समिति के पर लाया गया था। और इसका गठन कब हुआ था? 1979 में हुआ था। ठीक है, इतना बात नहीं भूलना है आपको। ठीक, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। इतना बात नहीं भूलेंगे, नहीं भूलना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिएगा, 23वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा। 23वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और कह रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2006। बताएंगे मेरे प्यारे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी 2005, ऑप्शन नंबर बी 2005। ठीक है ना, ये नहीं भूलना है। चलिएगा, 2005 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, भार की एसआई इकाई क्या है? बताएंगे मेरे प्यारे भाई। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिट, न्यूटन होता है। ठीक है ना, अब यहीं पे आपको किलोग्राम का बताएंगे। किलोग्राम का आपका क्या हो जाएगा? तो आपका मास हो जाएगा। ठीक है, मास हो जाएगा, भूलना नहीं है। चलिए कुछ पूछते हैं, आप बताइएगा। समय का बताएंगे, इकाई मात्रक बताएंगे। तो सेकंड होता है। लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडिला होता है। और विद्युत धारा का क्या होता है? आपका एम्पियर होता है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा क्या होता है? मोल होता है। और रेडियो आपका विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। और आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है। और लेंस का क्या होता है? डायप्टर होता है। जितना बोले हैं ना, ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कहीं लिख लीजिएगा, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलिएगा, मैं लिखूंगा तो थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए बोल दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान समझिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? ऑप्शन ए 2,
ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। बताएंगे मेरे प्यारे भाई। तो कहेंगे भैया जी ऑप्शन नंबर बी 5, 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। 5 अवस्थाएं कौन कौन है बताएंगे कौन कौन है। तो आप कहेंगे सॉलिड है, ठीक है ना, लिक्विड है, गैस है, ठीक है, बोस आइंस्टीन है, बोस आइंस्टीन है, और आपका क्या है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है ना, प्लाज्मा है, ठीक है, भूलना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है। चलिए बताइए पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को ऑप्शन नंबर डी ऑर्नियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना, ऑर्नियोथोलॉजी, ऑर्नियोथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, ऑर्नियोथोलॉजी कहा जाता है, भूलना नहीं है, ठीक है, भूलेंगे नहीं ना। चलिए भूलेंगे नहीं तो बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की शैली के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी सेंट्रोसोम, और ऑप्शन डी लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। बताएंगे मेरे प्यारे भाई कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे दिया गया? बताएंगे मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह, और ऑप्शन डी हार्दिक पांड्या। बताएंगे किसे दिया गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह को दिया गया, ठीक है। कुछ ओरली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताएंगे। चलिए बताइए मैन ऑफ द मैच की फाइनल में किसे दिया गया? तो आप कहेंगे विराट कोहली को। विराट कोहली ने कितना रन बनाया था? तो 76 रन बनाया था, ठीक है। और भारत वर्सेस अफ्रीका से मैच था और भारत ने, ठीक है ना, 7 रन से जीत लिया था इस मैच को। इतना बात आपको याद रखना है। अब यहीं पे पूछे कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आपका यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था, ठीक है, भूलना नहीं है। चलिएगा अब यहीं पे आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछ लें, बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7, ठीक है। तो बताएंगे मेरे प्यारे भाई। तो कहेंगे कि भैया जी आपका आंसर हो जाएगा 7। कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब चलिएगा एक और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, जिसको जो है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं होमवर्क के रूप में। आपको इसको होमवर्क में, ठीक है ना, रखना है और कमेंट में बताना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट आप खत्म कर लिए हैं तो कमेंट में इसका राइट आंसर दीजिए। जी हाँ भैया, इसका राइट आंसर मैं जानता हूँ, ठीक है। इससे ये होगा कि मैं आपको ये जानूंगा कि आप सिंसियर हैं इस प्रैक्टिस सेट को लेके और अपने एग्जाम SSC GD को लेकर, ठीक है। अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। मेरे प्यारे भाई, एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देने से हमको एक नई ऊर्जा मिल जाती है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप जो है हमारे लिए आप एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर आप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।